हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की अध्याय 3 इतिहास का, जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं, कब आया और क्या क्या हुआ, कौन कौन राज किया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये सब जो है हमने पढ़ लिया, हमारा सेकेंड पार्ट हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नज़दीक से एक नज़र, यानी कि नज़दीक से हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन किस तरह से होता था वो पढ़ेंगे। चलिए, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। किसकी थी? एक मिनट। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल यानी कि बहुत बड़ा ये साम्राज्य के जो समेकन के लिए बहुत बड़ा दिल्ली था, तो उसके लिए जो है सूबेदारों तथा प्रशासन की ज़रूरत थी। ठीक है, प्रशासन की ज़रूरत थी। प्रशासन एक नियम कानून से हर चीज़ जो चलाया जाता है और जो शासक अच्छा हो, मतलब जो हर चीज़ को जो है अच्छा शासक कर सके, वो चीज़ आ जाता है। तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, सबसे पहला सुल्तान आया, विशेषकर इल्तुतमिश यानी इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों और सूबेदार जो है नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। ये क्या करते थे? जो हमारे दिल्ली के आरंभिक जो है सुल्तान जो है, विशेषकर बोला गया है सुल्तानों में से इल्तुतमिश जो है वो सामंतों, ठीक है, और जमींदारों के स्थान पर, जो जमींदार का और सामंतों का जो स्थान होता था उस पर जो है अपने विशेष गुलामों को, या जो गुलाम होते थे उसको जो है सूबेदार नियुक्त करना, सूबेदार हो उसे नियुक्त से बनाना जो है अधिक जो है उसको पसंद था। तो इन गुलामों को फारसी में कहते हैं बंदगा। ठीक है, बदगा बोलते हैं, बंदगा बोलेंगे। ठीक है, ये जो थोड़ा सा वर्ड जो है ना, ये सब फारसी भाषा का होता है, इससे थोड़ा सा अजीब सा होता है, तो आप परेशान ना हो। ये बोलने में भी अजीब लगता है, सुनने में भी अजीब लगता है, याद तो है थोड़ा सा कठिन होगा याद करना, बट आपको माइंड में रखना ही होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इन गुलामों को फारसी में क्या कहते हैं? बंदगा कहा जाता था, तथा इन्हें जो है सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। किस लिए खरीदा जाता था? सैनिक की सेवा करने के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। यानी कि राजनीतिक पदों पर जो है काम करने के लिए जो है उनको पहले ट्रेंड किया जाता था, उनको सिखाया जाता था, हर चीज़ प्रशिक्षित किया जाता था। उसके बाद जो है उससे काम कराया जाता था, उस पर राजनीतिक पदों पर उन्हें काम करने के लिए जो है भेजा जाता था। वे जो है चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, ये जो सैनिक होते थे पूरी तरह से किस पर निर्भर होता है? अपने मालिक पर। ठीक है, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर जो है निर्भर हो सकते थे। ठीक है, जिससे जो है सुल्तान जो राजा होते हैं वो भी जो है उस पर जो है अपना मतलब एक विश्वास कर सकते हैं, उस पर निर्भर रह जाते थे सैनिकों पर ही, क्योंकि सैनिक भी जो है राजा को ही पसंद करते थे और राजा पे ही निर्भर रहते थे, इसलिए। चलिए, बेटों से बढ़कर गुलाम क्या था? चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। सुल्तानों को क्या सलाह दी जाती थी? उन्हें हर चीज़ सिखाया जाता था, तो क्या क्या उनको बताते थे? ठीक है, वो देख लेते हैं। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी जो है हमें देखभाल करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए?
उसकी जो है देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर जो है अच्छी हो तभी जो है पूरी ज़िंदगी में कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। ठीक है? यानी कि उन्हें हर चीज़ जो है अच्छे से ट्रेंड किया जाता था, अच्छे से खिलाया-पिलाया जाता था, अच्छे से ध्यान रखा जाता था। उनका कहना हुआ कि जो है अभी अनुभवी गुलाम जो है कभी-कभी ही मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। ठीक है? ये ऐसा कहा था। पहले लोगों का मानना था जो अगर अच्छा गुलाम मिल गया, तुम्हें इतना वफ़ादार मिल गया तो बेटे से भी बढ़कर होता है, इस तरह से कहा गया। ठीक है? तो क्या आपको लगता है गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? क्या समझ में आता है? यही चीज़ का एक विश्वास बन जाता है। ठीक है? इस चीज़ को अपने शब्दों में लिखें। आश्रित। आश्रित का मतलब क्या होता है? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। ठीक है? यानी कि उस पर जो है निर्भर रहता है, उसे ही कहा जाता है आश्रित। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। खलजी तथा तुगलक शासक बंदरगाह का इस्तेमाल करते रहे। ठीक है? जो एक नया जो ये क्या था, गुलामों को कहा जाता था बंदरगाह। ठीक है? तो जो है खिलजी तथा खिलजी तथा तुगलक शासक बंदरगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर जो है आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। यानी कि उसको जो है बंदरगाह बोलता वही सैनिकों को बोला जाता था। तो सैनिकों का इस्तेमाल करके साथ ही करते थे अपने पर जो है आश्रित निम्न वर्ग के जो नीचे जाति का होते थे, जो उससे छोटे होते थे राजा से, तो उनको भी क्या करते थे, अपने पदों पर बैठाते थे। ठीक है? यानी अपने बराबरी पे उसे लेकर आते थे, अपने पदों पे बैठाते रहे। तो ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ऐसे लोगों को क्या करते थे, सेनापति का पद देते थे या फिर सूबेदार का पद देते थे। लेकिन इससे जो है राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। राजनीतिक अस्थिरता यानी कि राजनीतिक में कुछ ना कुछ बातें होने लगती है और उसका डगमगाना शुरू हो जाता है कि कहीं हमारी स्थिति जो है खराब ना हो जाए। इस तरह से होता था। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो है बहुत वफादार होते थे, मगर उनके जो है उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी उनका जो उत्तराधिकारी था उसके प्रति नहीं होते थे। सुल्तानों के अपने जो है नौकर होते थे, सुल्तान जो है, ठीक है, उनके अपने नौकर होते थे और फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रांतः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट जो है शुरू हो जाती है। यानी कि थोड़ा सा जो है मन में उस तरह से थोड़ा सा जलन होना या फिर बोलेंगे गुस्सा रहना, एक दूसरे प्रति खटकना, उस तरह से शुरू हो जाते थे। तो सुल्तानों द्वारा जो निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। यानी कि जब अगर छोटे लोगों को ही वो इस तरह से हर जगह हमेशा ऐसा ही होता है। अगर तुम ही सोचो तुम्हारे घर में जो नीचे होगा कोई, अगर मुसलमान अगर हिंदू से शादी कर लेता है तो उसमें क्या है, लड़की को और हिंदू लड़की को तो उसे अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करते थे उस समय, जो छोटे जाता है नीचे जो है बहुत ज़्यादा ये सब होता था, ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग। तो अगर नीची जाति के लोगों को जो अपने पद पे बिठाते थे तो बहुत राजनीतिक स्थिरता बिगड़ती थी। यानी कि लोगों के बीच जो है बातें होने शुरू हो जाती थी कि ऐसे कैसे कर दिया राजा होते हुए, ये वो फलां टिकाना बात करते थे। तो इस वजह से जो है ये हर टाइम पे होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसी वजह से यही सब बात बिगड़ती है,
इस तरह से वहाँ पे सामाजिक स्थिति जो होती तो वो भी ख़राब होने का डर रहता था। तो जो है जो देखो सुल्तानों द्वारा जो है निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण, जब निचले लोगों को संरक्षण देते थे तो इसके कारण जो है उच्च वर्ग के कई लोग जो होते थे उनको गहरा धक्का भी लगता था, यही कहा गया है। ठीक है। और फारसी तवारीख के लेखकों ने, जो तवारीख के लेखक है, जो तवारीख हर चीज़ लिखते हैं, तो निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की, यानी उसके बारे में उल्टा सीधा भी लिखा है। इसमें सुल्तानों के बारे में भी आलोचना किया है। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन, यानी कि अधिकारीजन, जो अधिकारीजन होते हैं अधिकार को, हर चीज़ को मानने वाले, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, यानी शराब बनाने और बेचने वाला जो है अजीज खुमार नामक कलाल, किसको बोलते हैं? शराब बेचने वाले को कहते हैं, शराब जो बनाता है और बेचता है उसको बोलते हैं। तो फिरूज इज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची, और जो बावर्ची बोलते हैं जो खाना पकाते हैं, और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया जाता था। ठीक है। ऊंचे पदों पे इन लोगों को बिठाया जाता था। जैसे बावर्ची, ये सब तो नीचे लोग ही होते हैं ना, कि जो बोलते हैं छोटा छोटा काम करता है, ऐसा बावर्ची है, चमार है, ढोंगी है ना, इस तरह से गरीब है, इस तरह से जो है नाम दिया जाता था। और उन्हीं लोगों को जो है वो अपने ऊंचे पद पे बिठाना चाहते हैं, अपने बराबरी पे, इस तरह से लोगों को बुरा लगता था। ठीक है। तो 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन, जो 14वीं शताब्दी में आया, जियाउद्दीन बरनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख जो है सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया। ठीक है। उदाहरण के रूप में बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों से सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, यानी कि सूबेदार के रूप में उसको घोषित कर दिया, उसे बना दिया। तो ये इलाके जो है इक्ता कहलाता था। ये जो इलाके होते थे जहाँ पे ऐसा बना दिया जाता था, ठीक है, जो सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता था, तो ये इलाकों को इक्ता कहा जाता था। ठीक है। इक्ता कहते थे। और उन्हें संभालने वाले जो है अधिकारी इक्तादार कहलाता था। इक्तादार या फिर मुक्ति कहे जाते थे। तो मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, यानी उसका जो है मानना हर चीज़, और उसका जैसे ऐसा वो कहता है उस तरह से करना, और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी कानून को और व्यवस्था जो भी है उसको बनाए रखना। तो अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में जो है मुक्ति अपने इलाकों से ही राजस्व की वसूली क्या करते थे, यानी कर वसूली करते थे वो। ठीक है। अपने कमाने की, अगर अपना वो कमाने का अगर हिसाब लगाते थे तो वो लोगों से ही ले लेते थे। ठीक है। राजस्व के रूप में लेते थे। तो राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे जो है अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। ठीक है। जो उन्हें लोगों से ही मिलता था, राजस्व के से जो रकम मिलती थी, पैसे मिलते थे, वो उनको जो है तनख्वाह भी देते थे सैनिकों को। तो मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था। ठीक है। यानी कि मुक्ति जो लोग थे, लोगों पर काबू रखने का सबसे जो प्रभावी तरीका था कि ये था कि उनका जो पद है, वह वंश है, परंपरा से ना चले। ठीक है। और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, ऐसा नहीं कि एक बार मिल ही जाए या फिर जन्म से मिले, नहीं, थोड़ा थोड़ा मिले, ऐसा बोला। जिसके बाद उनका जो स्थानांतरण कर सके, यानी कि उसे बदला जा सके, स्थानांतरण कर सके। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो नौकरी के
इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। जब मतलब मोहम्मद तुगलक का शासन था और अलाउद्दीन का, तो जो नौकरी, जो उसमें जो नौकरी होती थी वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कठोर नियमों का साथ जो है बहुत बड़ी जो है सख्ती से पालन होता था। और जो मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम, जो मुक्ति लोग होते थे वो जो राजस्व मतलब एकत्रित करते थे, जो लोगों के द्वारा जो एकत्रित किए गए जो राजस्व की रकम होती थी, उसका हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकार, यानी कि राज्य ही उसे घोषित करता है कि तुम जो है इसका लेखा जोखा करोगे। तो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उसके लिए भी एक अधिकारी रखा गया कि इतना पैसा अगर इकट्ठा हुआ तो उसे तुम गिनोगे कितना हुआ। तो इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, और मतलब ज़्यादा कुछ और वसूल नहीं सकता, बस जो जितना कर है वही वसूले। और यह तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे, यानी कि सैनिक भी वो एक हिसाब से रखते थे कि सैनिक भी तुम इतना ही रखोगे, इस तरह से कहते थे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर, मतलब शहर से दूर आंतरिक यानी आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, जब दिल्ली का सुल्तान होता है ना, युद्ध होता था और वहाँ के इलाकों को जीत लिया तो बस वहाँ का कब्जा हो गया, तो इस तरह से। तो अब जो है पहले, अभी तो हम देख रहे हैं ना 29 राज्य हुए है ना, लेकिन उसमें जो है सब अलग अलग था। अभी हमारा मिलजुल के एक भारत बना है, उसमें नहीं था, सबका जो है अलग अलग है, सबको जीतते गए, सबको पाते गए, ठीक है। तो हाँ देखो, जब दिल्ली के सुल्तान शहर से दूर आंतरिक इलाकों में भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंत, भूमि का स्वामी होता था, सामंत होते थे, और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को जो है बाध्य कर दिया, यानी कि उसको भी झुकना ही पड़ा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा होता था उनको उनका एक जो है एक दबदबा भी रहता था, लेकिन वो चीज़ भी उनको वहाँ पे ख़त्म हो गया था, वो जो है उनको भी झुकना पड़ता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जब अलाउद्दीन का खिलजी जो था उनका जो शासनकाल था, तो उसमें जो राजस्व के निर्धारण, यानी कुछ भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया, ठीक है। राज्य जो है अपने नियंत्रण में लिया है, पहले किसी और से करते थे। एक जो है भू राजस्व के निर्धारण और जो वसूली के कार्य को जो है राज्य जो है अपने नियंत्रण में ले आया, और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। जो स्थानीय सामंत होते थे उनसे कर लगाने का जो अधिकार था वो छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया। समझ में आया? मतलब जो बड़े बड़े थे, जो आपने सुना होगा, जो बड़े बड़े लोग वहाँ के भूस्वामी होते थे, सामंत होते थे, या फिर कुलीन वर्ग के होते थे, जो ऊंचे तबके के होते थे, वो जो है कर नहीं चुकाते थे, नहीं देते थे। लेकिन अब जो है उसने क्या किया, एक मिनट, हाँ, तो उसने जो उसको बाध्य कर दिया कि तुम भी जो है अब कर चुकाओगे, ठीक है। तो सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब जो है बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे, ठीक है, सल्तनत की नौकरी करने लगे। यही सबका जमींदार जो राजस्व के निर्धारण, उसका निर्धारण करने के लिए, कर वसूली करने के लिए, उसके लिए जो है नौकरी करने लगे। तो उस समय जो है 3 तरह के कर थे। किस किस तरह के कर थे, ये कर पूछा जा सकता है। कर जो है 3 तरह के थे। पहला कृषि पर, ठीक है, कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। क्या कहते थे? खराज कहा जाता था। और जो किसान की उपज का लगभग जो है 50% होता था, यानी कि 50% अगर तुम्हारा जितना भी होगा उसमें से 50% जो है राजा को दोगे, इस ऐसा कर लगाया गया था, ठीक है। दूसरा था मवेशियों पर। मवेशी बोलते हैं जो जानवरों को पालते थे और दूध घी जो भी होता था उस पर कर लगाया गया था। तथा तीसरा है घरों पर। घर जो रहेगा वहाँ पर के घर जहाँ पे रह रहा है
अगर राजा के अंडर में है वो चीज़ तो वो लोगों से कर लेता था। ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। तो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का जो नियंत्रण है वो कठिन था। और दक्षिण भारत की जो विजय के तुरंत बाद ही, जब दक्षिण भारत का विजय हुआ उसके तुरंत बाद ही जो है वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, जैसे मतलब बोला या दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद, दक्षिण भारत जैसे विजय हुआ उसके तुरंत बाद ही वो जो पूरा क्षेत्र है फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि जो गंगा मैदान के इलाके में भी जो है घने जंगलों वाले क्षेत्र थे। ठीक है, ऐसे क्षेत्र थे, घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, यानी कि उसमें बैठ नहीं सकती थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना जो है शासन जमा लिया। सोचो, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जो है जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह जो है अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। वो जो है फिर से जो है वो ले लेता था, स्वतंत्र हो जाता था। ठीक है, सरदार और उनकी किलेबंदी, सरदार होते थे और उनकी किलेबंदी किस तरह से थी देखिए, जो जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं टिक पाते थे। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए। यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनवाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुंडों में भी रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता। ठीक है, बांस जो है पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके जो है अलग अलग हिस्से जो है आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर जो है आग का भी असर नहीं होता और वे जो है कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करके जो है काम करके देते हैं। तो इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे, वन्य जानवर वगैरह और फसल वगैरह सब रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, वर्षा के दौरान जल जो एकत्रित होता था तो इसलिए उन्हें जो है प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ठीक है, वहाँ पे देखिए किस तरह से हर चीज़ की व्यवस्था थी वहाँ पे, इसलिए जो है उसे हराना बहुत ही मुश्किल था। ये सेनाएं जो है जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। तो सरदार की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सरदार के बारे में बता सकते हो कुछ, उस बारे में बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्शियाना यानी आधुनिक में बोलते हैं उज्बेकिस्तान। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं उज्बेकिस्तान का पर जो है हमला किया। कब किया? 1219 में। किसने किया? चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने। ठीक है, हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा खेलना पड़ा, यानी कि धावा होता है जो अचानक से आक्रमण करना पड़ता है, उस तरह से। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर जो है मंगोलों के धावे बढ़ गए। मंगोलों का जो है युद्ध बहुत ज़्यादा करने लगा, वो बहुत ज़्यादा धावा बढ़ गया, यानी कि अचानक से हमला करने लगते थे। तो इसके मजबूर होकर जो है दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी और इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। ठीक है, क्योंकि अब सुल्तान को सिर्फ रखना ही नहीं होता सैनिकों को, है ना, सेना को सिर्फ रखना नहीं होता, उससे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और जो है युद्ध वगैरह के लिए जो हथियार चाहिए, औजार चाहिए, उसकी व्यवस्था हर चीज़ करनी पड़ती थी। ठीक है, इसलिए जो है उनको जो है प्रशासन के लिए जो है भारी चुनौती जो है उस बार जो है झेलना पड़ा। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब आखिरी पढ़ लेते हैं 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। ठीक है,
तालिका एक को फिर से देखिए, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद जो है 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर जो है सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। ठीक है, अब जो उनका राज्य खत्म होकर के अब किसका आ गया, आगरा का सैयद और लोदी वंश का जो है राज आया। तब तक जो है जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। ठीक है, जो सारा जो समझो उठ खड़े हो गए, उनकी राजधानियां जो है समृद्ध थी और राज्य जो है फल फूल रहे थे। और इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे, यानी कि समूह भी बना लिया फिर से राजपूतों ने, और जो है नए जो है उसके शासक नए फिर से उभर गए। तो इस काल में हमने 15वीं से 16वीं शताब्दी तक पढ़े, 15वीं काल में, तो इस काल में जो है स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, और उनका जो शासन है बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। तो शेरशाह सूर का अब शासन आ गया। तो ये जो है 1540 से 1545 तक किया। तो जो है शेरशाह सूर ने जो है बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में जो है काम शुरू किया, और आगे चलकर जो है उसने इतनी उन्नति की, इतनी मतलब आगे बढ़े कि मुगल जो सम्राट है हुमायूं जो 1530 से 1540 तक रहा, फिर 1555 से 1556 तक को जो है रहा। तो हुमायूं को जो है चुनौती दी और परास्त किया, यानी कि उसको हरा दिया, चुनौती दे करके उसको चुनौती दिया उतने में, और जो है उसको हरा दिया। शेरशाह ने दिल्ली पर जो है अधिकार करके स्वयं जो है अपना राजवंश स्थापित कर दिया, यानी कि अधिकार किया दिल्ली पर और खुद ही जो है राजवंश जो है स्थापित कर दिया। तो सूरवंश ने केवल 15 वर्ष, यानी कि 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया, यानी कि और भी अच्छा बना दिया, अच्छे से वो जम गया वहाँ पे। तो महान सम्राट अकबर 1556 में जो आया और 1605 तक जो रहा। तो अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, ठीक है, समेकित किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है, शेरशाह का जो है रूल को अपनाया। ये कुछ वर्ड है, इख्ता, तारीख, गैरिशन, मंगोल, लिंक, खराज। ठीक है, ये सब जो है वर्ड था, उसको भी देख लेना। और क्वेश्चन आंसर तो आप देख ही लोगे, आपको मैंने एक बार पढ़ा दिया है अच्छे से, चैप्टर अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, 1 मिनट।